पॉवर्टी इज द चैलेंज जो है चैप्टर शुरू करा दे। पॉवर्टी इज द चैलेंज पढ़ रहे थे ना हम लोग। पॉवर्टी इज द चैलेंज में बताया था कि पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी डिफाइन करने के लिए कि कौन आदमी गरीब है, कौन आदमी अमीर है, कौन मिडिल क्लास है, वो बताया था कि पॉवर्टी लाइन पर जो आदमी होता है वो तो इक्विबल है, उससे ऊपर कोई रिच होगा और पॉवर्टी लाइन से जो नीचे होगा वो गरीब था। कैसे पता लगा सकते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से हम पता लगा सकते हैं कि कौन आदमी गरीब है और कौन आदमी नहीं है। इसके बाद आज आता है टॉपिक पेज नंबर 5 पर वल्नरेबल ग्रुप्स। बताया गया पॉवर्टी जो कंडीशन है ऐसा नहीं है कि भाई पूरे देश के अंदर बराबर ही होगा। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आदमी रह रहा है, कोई गन्ना उगा रहा है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि कोई केरल के अंदर आदमी रह रहा हो वो भी गन्ना ही उगा रहा हो। ऐसा है कहीं? अब हमें पता है उत्तराखंड के अंदर पहाड़ है, क्या उत्तर प्रदेश में कहीं पहाड़ है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो वल्नरेबल ग्रुप का मतलब यहाँ पर डिफरेंस से आता है कि हम लोगों ने बहुत सारी जगह पर देखा है लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को करके अपने जीवन को चला रहे हैं। जैसे कि बताया गया कुछ एरिया के अंदर लोग रिक्शाओं को चला करके, जो लेबर क्लास लोग हैं वो रिक्शा चला चला करके पैसा कमाती है दिन भर के लिए। कुछ आदमी क्या करते हैं, कुछ किसी इंडस्ट्रीज के अंदर जाकर के जॉब करते हैं, मजदूरों की तरीके से काम करते हैं। आपके इस बुक के अंदर यही बताया गया है कि अलग अलग तरीके के लोग हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयड हैं या गरीब हैं। जैसे कि द कैजुअल वर्कर्स, द अनएम्प्लॉयड, डेली वेज अर्नर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट, रिक्शा पुलर, hotels and restaurant workers fall in the category of urban poor। अगर हमें पता लगाना हो कि शहर के अंदर कौन कौन आदमी गरीब है तो रिक्शा चलाने वाला आदमी, होटल्स के अंदर काम करने वाला आदमी, डेली वेज अर्नर जो मजदूर होते हैं, डोमेस्टिक घरों के अंदर हम देखो काम करने वाली बाई आती हैं या कुछ लड़के भी रखे हुए होते हैं। इस तरीके के लोगों को शहर के अंदर गरीब की कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया गया है। इसके बाद आता है कि वल्नरेबल पुअर्स इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज के अंदर तो गरीब आप किसे मानोगे? जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है या खेती करने के लिए भी लैंड उसके पास अवेलेबल नहीं है, उसी टाइप की कंडीशन के अंदर हम लोगों को पुअर की कैटेगरी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इंटर स्टेट डिसपैरिटी नेक्स्ट टॉपिक है। फिर उसमें बताया गया कि हर अलग अलग राज्य की पॉवर्टी की जो सिचुएशन है वो अलग अलग है। कुछ देश के ऊपर के बताता हूं मैं। मान लीजिए इंडिया एक कंट्री है, अगर यहाँ पर किसी आदमी के पास गाड़ी है तो वो माना जाता है वो बहुत रिच है या लग्जरी कंफर्ट के अंदर आता है। और जापान जैसे देशों के अंदर अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है या गाड़ी होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं माना जाता, क्योंकि वहां पर वो डेवलप्ड कंट्रीज है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ गाड़ी होना बहुत बड़ी बात है, वहाँ गाड़ी होना कोई सिंपल सी एक आम बात है। इस तरीके से बताया जा सकता है कि इंडिया के अंदर भी 27 स्टेट्स हैं, पहले 28 थी, 29 थी। तो क्या हो रहा है, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके से पॉवर्टी के रेशियो को नापा गया है। बताया उड़ीसा एंड बिहार कंटिन्यू टू बी द पुअरेस्ट स्टेट with poverty ratio of 47% and 43% respectively। आज भी हमारे देश के अंदर दो स्टेट ऐसी हैं, उड़ीसा है और एक बिहार है। उड़ीसा के अंदर 47 लोग आज भी पुअर हैं और बिहार के अंदर 43% लोग पुअर हैं। बट स्टेट्स लाइक केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा हैव सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। लेकिन पहले के समय में अगर हम देखें तो गुजरात हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, केरल हुआ, ये सब भी पहले गरीब हुआ करते थे। तो इन्होंने ऐसा काम क्या किया कि ये लोग गरीबी से बाहर आए। तो मैं क्या एग्जांपल देता हूँ पंजाब का। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ा था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोसेस को 1960 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था। उसमें क्वेश्चन आया था हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल, कैसे हम अपने खेत के अंदर प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो खेत के अंदर प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोसेस को 1960 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था। उस प्रोसेस में बताया जाता है कि अगर एक आदमी मल्टीपल क्रॉपिंग करे, एक समय में एक खेत के अंदर एक से ज्यादा फसलों को उगाएगा तो उसे ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा जो है वो पैसा कमा सकता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोसेस तो यूज करें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइजर, इरिगेशन के जो साधन है, सिंचाई के जो साधन है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना शुरू कर दे। ट्रेडिशनल जो चीजें हैं उन्हें छोड़ करके मॉडर्न चीजों का अगर वो यूज करे, जैसे कि एक आदमी पहले खेत को जोतने के लिए बैल का और हल का इस्तेमाल करता था,
लेकिन आजकल वो क्या कर रहा है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेगा तो हमारा खेत जल्दी से जुत जाएगा, और जितनी जल्दी जुतेगा उतनी जल्दी हमारी क्या होगी, खेत के अंदर फसल उग जाएगी, मतलब बोएंगे हम उतनी जल्दी उगेगा। और अलग अलग तरह की फसलों को अगर हम एक साथ उगाना शुरू कर दें, मल्टीपल क्रॉपिंग करें, तो किसान की आमदनी दुगनी हो सकती है। तो यही सारी चीजों को यूज कर करके अलग अलग तरह के स्टेट्स ने इस पॉवर्टी की कंडीशन से बाहर आने की कोशिश करी है। पंजाब में, हरियाणा में जब ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया गया, जो एक खेत 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर सिर्फ व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा था, और जब उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग के प्रोसेस को, ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया गया, तो वही खेत 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर के प्रोडक्शन के साथ रिजल्ट किया गया। तो इससे क्या हुआ, किसानों की दशा सुधरी। समय वही था, खेत भी उनके पास वही थे, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी को बदला, अलग अलग संसाधनों को यूज किया और अपने स्टेट को क्या किया, पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया। फिर बात आती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ने तो ये कर लिया, लेकिन केरला ने कैसे किया भैया, अपने यहाँ के देश की गरीबी को, अपने स्टेट की गरीबी को कम करने के लिए। तो उस स्टेट के अंदर आप सब जानते हैं 99.9 लिटरेसी रेट है। सबसे ज्यादा अगर पढ़े लिखे लोग कहीं पाए जाते हैं भारत में, तो केरल के अंदर पाए जाते हैं। तो केरल के लोगों ने सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी किसके ऊपर दिखाई, कि हम लोग सब इलिटरेट हैं, इलिटरेट हमें होना है, हमें पढ़ लिखना है, और पढ़े लिखेंगे तो ऑब्वियसली हम क्या हो सकते हैं, पुअर नहीं रहेंगे, हम लोग गरीब नहीं रहेंगे। तो इंटर स्टेट डिसपैरिटीज का मतलब ये हुआ कि अलग अलग स्टेटों ने अलग अलग तरीके की पॉलिसीज को अपना अपना करके पॉवर्टी की कंडीशन को ओवरकम किया है। जैसे इसके अंदर दिया है, बंगाल के अंदर भी कैसे पॉवर्टी को हटाया गया। बंगाल हैज रिड्यूस्ड द पॉवर्टी थ्रू वेरियस लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स लाइक लैंड एंड सीलिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1951 के अंदर ही कहा गया था, जो किसान जिस जमीन को बो रहा है, आज से वो जमीन भी उसी की हो जाएगी। अगर वो किसी जमींदार सिस्टम के अंदर भी, इन लोगों ने लैंड सीलिंग का सिस्टम निकाला, तो हर स्टेट के पास अपना अपना एक तरीका हुआ, जिसकी वजह से वो आज पॉवर्टी कंडीशन से बाहर आ रही है। Andhra Pradesh and Tamil Nadu have achieved the success through the proper public distribution system. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने क्या किया, अपने स्टेट के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बनाया। आपने देखा होगा राशन की दुकानें होती हैं, उसमें सामान मिलता है, कुछ सस्ते सामान मिलते हैं, मतलब गेहूं चावल सरकार की तरफ से बांटा जाता है राशन उसमें, और वो सरकारी अनाज बाजार के अंदर जो अनाज है उससे कम कीमतों पे अवेलेबल किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर इस तरह के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जनता के अंदर सामान बांटने का एक सिस्टम बनाया वहां की गवर्नमेंट ने, कि हम अपने देश की गवर्नमेंट, अपने स्टेट की गवर्नमेंट मदद करेगी अपने स्टेट के लोगों को, और उन्हें सामान बांट बांट करके उनको क्या होगी, उनकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाएंगी। हमने बताया था पॉवर्टी के अंदर क्या होता है, बेसिक नेसेसिटीज सबसे पहले पूरा करना पड़ता है। तो वहां की स्टेट की गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के लोगों के लिए ये प्रोसेस निकाला कि वो अपने स्टेट के लोगों की बेसिक नेसेसिटीज को अगर पूरा कर दे तो वो पुअर नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग मेजर्स हैं जो सभी तरह की स्टेट्स ने अलग अलग तरह की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके अपने स्टेट के लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए शुरू किया। कहा गया, इसके बाद क्वेश्चन आता है कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की जन्म कहां से हुआ, क्यों हमारे देश के अंदर लोग गरीब हैं, या क्यों हुआ करते थे वो गरीब। तो सबसे पहला कारण इसके अंदर बताया गया ब्रिटिश रूल। जब देश के अंदर कॉलोनियल रूलर्स आए थे, अंग्रेज आए थे, उनके आने की वजह से भी भारत के अंदर जो है गरीबी बढ़ी थी। हम लोगों ने एक क्लास के अंदर पढ़ा था, ब्रिटिशर्स जब देश के अंदर आए तो उन्होंने जो इंडस्ट्रीज हमारे देश के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लगी हुई थी उनको तोड़ भगाया था, और नई नई मशीनों का इन्वेंशन किया, अलग अलग मशीनों को ला ला करके जो है भारत के अंदर इंडस्ट्रीज को लगाया। पहले भारत का आदमी खेती करता था, खेती करना उन्होंने छुड़वा दिया, उन्होंने करवाया था क्या, इंडिगो उगाना शुरू किया था, नील की खेती करो आप लोग, चाय उगाओ, तो अपनी अपनी जरूरतों के जो सामान थे उन्होंने उगाने शुरू कर दिए, जबकि भारत के आदमी को इस तरह का प्रोडक्शन करना नहीं आता था, या फिर वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को चलाया करता था, बड़ी बड़ी मशीनों को उसको चलाना नहीं आता था। ब्रिटिशर्स ने उन्हें जबरदस्ती क्या किया, मजबूर किया कि आपको जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर काम करना। तो एक कारण ये भी रहा इंडिया के अंदर गरीबी को बढ़ावा देने का कि ब्रिटिशर्स का रूल जब हमारे देश के अंदर हुआ। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कुछ लोगों की जो है जमीनें उसके अंदर चली गई, क्योंकि इंडस्ट्रीज लगेंगी तो जंगल कटेंगे, और जंगल के अंदर क्या था, वो लैंड थे, और उसी पे तो खेती क्या करते थे लोग, तो खेती नहीं करेंगे। भारत के अंदर तो सबसे ज्यादा लोग खेती ही करते थे, तो खेती नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। तो पहला था ब्रिटिश रूल, सेकेंड है रूरल इकोनॉमी।
भारत के लगभग 64% जो है टोटल पॉपुलेशन एंगेज थी एग्रीकल्चर को करने के लिए, और एग्रीकल्चर भी उनसे जो है छीनता जा रहा था। उनके पास एक ही साधन था अपने जीवन को बचाने के लिए या फिर अपने परिवार को चलाने के लिए, और वही उनसे छीनता जा रहा था। तो रूरल इकोनॉमी पढ़ी लिखी ना होने के कारण दूसरा कोई और काम नहीं कर पाई और एग्रीकल्चर उनके पास नहीं रहा, इस वजह से भी वो ज्यादा गरीब होते चले गए। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर आता है, मान लीजिए एक लैंड है हमारे पास छोटा सा, और उसके अंदर अगर 4 आदमी मिलकर के फसल को उगाएं तो क्या कर सकते हैं कि पूरा प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब जब रूरल इकोनॉमी के पास और लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं होगा, तो हमने अक्सर देखा है कि गांव के अंदर अगर एक परिवार में 8 आदमी भी हैं और जरूरत है सिर्फ खेत में किसकी 4 ही आदमी की, वो 8 या 8 आदमी उसी खेत के अंदर लगे रहेंगे, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी तो कम होगी होगी। भाई अगर ये 4 आदमी कहीं और जाकर के काम अलग से करेंगे तो कुछ अलग पैसा कमाएंगे, लेकिन इस खेत के अंदर तो उतना ही पैसा कमाया जाएगा जितना चाहे 4 आदमी काम कर लो चाहे 8 आदमी कर लो। तो इसमें बताया गया है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, कई बार पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से भी पॉवर्टी का सामना हमें करना पड़ेगा। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कुछ लोग सदियों से गरीब होते हैं और उनकी सिचुएशन आगे तक गरीब ही रह जाती है, वो समाज में पिछड़ा हुआ हिस्सा होते हैं और वो आगे बढ़ना भी नहीं चाहते, वो डर के कारण या उन्हें झिझक है उनके अंदर, या उनके अंदर कोई उन्हें सपोर्ट करने वाला लोग नहीं है। इसी कारण से कुछ लोग पहले भी गरीब थे, अभी भी वो कुछ काम धंधा उनके पास नहीं है और आगे भी कुछ काम धंधा वो नहीं करेंगे, तो जैसी कंडीशन उनकी पहले थी ऐसी की ऐसी ही बरकरार रह जाएगी। लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उन दिनों जो है इंडस्ट्रीज हमारे पास नहीं थी और जो बची कुछ इंडस्ट्रीज थी वो ब्रिटिशर्स ने जुड़वा करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर तो आदमी ज्यादा काम करते थे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनें ज्यादा काम करेंगी, तो आदमी की जगह रिप्लेसमेंट किसका हो गया, मशीनों का, तो आदमी और भी ज्यादा बेरोजगार हो गया, और बेरोजगार होगा तो गरीबी की संख्या जो है बढ़ेगी घटेगी नहीं। सोशल फैक्टर्स, कुछ जो है सामाजिक कारण भी थे जिसकी वजह से गरीबी हमारे देश के अंदर ज्यादा थी, जैसे कि लिटरेसी मतलब अनपढ़ लोग, उन्हें पढ़ा लिखे उनमें से बहुत ही कम थे, बहुत ही कम लोग जो है पढ़े लिखे उसमें थे ताकि वो कुछ और काम कर सके। लार्ज साइज ऑफ फैमिली, साइज जो है फैमिली के बहुत बड़े बड़े थे, किसी के अंदर 10 मेंबर है, किसी के अंदर 12 है, किसी के अंदर 15 है, तो कंजप्शन उन्हें पूरी करनी, डिपेंडेंसी उनकी कमी थी, जमीन पर थोड़ा उतना ही था, वो सारे के सारे मिलकर उसकी पे करते थे, इस वजह से भी गरीब रह जाते थे। कास्ट सिस्टम आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर प्रिवेलेंस ऑफ पॉवर्टी रिडन पीपल, और एक कास्ट का विवाद थी, पहले आपने सुना होगा अनटचेबिलिटी भी हमारे देश के अंदर चलती थी, छुआछूत भी कि ये तुम्हारे लायक काम नहीं है, ये तुम्हारे लायक काम है। जैसे आपने देखा होगा पहले जो है कास्ट के अकॉर्डिंग लोग काम करते थे, नाई जाति के लोग ये क्या करते थे, बाल काटने का काम किया करते थे, जो जुल्हाए हुआ करते थे या दर्जी लोग हुआ करते थे वो ही सिर्फ बुनने का काम किया करते थे, बढ़ी जो सिर्फ लकड़ी से जो सामान बनाना है विश्वकर्मा जिसे कहा जाता है वो लोग इस तरह का काम। तो कास्ट सिस्टम भी कुछ ऐसा एक मेजर देखा गया है जिसकी वजह से भी पॉवर्टी बढ़ी थी। तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, कैसे जो है इस पॉवर्टी को हटाया जाए, उसको कहा गया है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। हमारे देश की सरकार ने अलग अलग तरीके से पॉवर्टी को जो है हटाने के लिए कुछ मेजर्स चलाए हैं, कुछ पॉइंट्स उसने इंप्लीमेंट करे हैं। पहले पॉइंट में वो कहती है अंडर दिस गवर्नमेंट लेड स्ट्रेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जब भारत की सरकार ने देखा 64% लोग 64% लोग हमारे देश के एग्रीकल्चर करना ही जानते हैं, तो ऐसा करते हैं कि एग्रीकल्चर को ही हम मॉडर्न कर देते हैं, कुछ उसके अंदर ही नई नई चीजों का इन्वेंशन कर देते हैं, और उसी का रिजल्ट क्या है, पहले मैंने बताया ना हल से जो है खेत को जो है फर्टिलाइज करने के लिए जोता जाता था, और आज हम उसकी जगह टीलर का यूज करने लगे, और टीलर की जगह भी अगर आज देखें तो रोटावेटर, कल्टीवेटर जैसे बड़े बड़े इक्विपमेंट आज हमारी खेती के अंदर आ चुके हैं। सरकार ने कहा जब लोग चाहते ही खेती करना है, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर के सेक्टर को सबसे ज्यादा डेवलप कर देना। फिर
इसमें बताया गया इट वाज assumed that development of industry and agriculture would create economic opportunities and income which would lead to rapid economic development। और दूसरा उन्होंने किया कि जब ब्रिटिशर्स के आने की वजह से इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट होने लगा तो ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज अलग अलग एरियाज के अंदर लगाई जाए जहां पर लोगों को जॉब उनके अंदर मिल जाए। जो आदमी खाली है अगर उनसे कुछ पढ़े लिखे बात आती है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे वो कैसे काम करेंगे, तो आ गए तो कुछ तो काम करेंगे। दो तरह की लेबर होती है, एक होती है स्किल्ड और एक होती है अनस्किल्ड। अब हमें पता था कि इंडस्ट्रीज के अंदर पढ़े लिखे लोगों की जरूरत कम है, अनपढ़ों की ज्यादा जरूरत है, और ये तो हमारी प्लस पॉइंट हुआ क्योंकि भारत के अंदर पढ़े लिखे लोग तो कम ही थे पहले से ही और अनस्किल्ड बहुत ज्यादा थे। तो अनस्किल्ड लोग क्या काम करेंगे, फैक्ट्रियों के अंदर जा करके मान लीजिए कोई सामान बना उसे एक जगह से दूसरी जगह पर रखना, गाड़ी के अंदर कोई कच्चा माल आया उसे उतारना अनलोड करना, कोई पक्का माल बना उसे ट्रांसफर करना। अब स्किल्ड लोग थोड़ा काम करेंगे, स्किल्ड लोग क्या करेंगे मशीन चला रहे थे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं स्किल्ड और अनस्किल्ड का। स्कूल है, स्कूल के अंदर दो तरह के लोगों को रखा गया है, स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। स्किल्ड में टीचर्स और अनस्किल्ड में प्यून्स रखे गए हैं। स्किल्ड क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्लासेस के अंदर जा करके एजुकेट कर रहे हैं, बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं, और अनस्किल्ड क्या कर रहे हैं, वो साफ सफाई का सारा काम करते हैं। तो पढ़े लिखे लोग भी काम कर सकते हैं और अनपढ़ लोग भी काम कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने इन दो पॉइंट पर सबसे ज्यादा जो है ध्यान देने की शुरू करी है प्रोसेस को। तीसरे में बताया गया it was assumed that benefit to a particular section of society would finally trickle down। और इसके अलावा भारत सरकार ने फिर और भी कुछ प्रोसेस चलाए हैं कि उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स पर ध्यान देना शुरू किया। जैसे कि अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके से लोगों ने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला, तो हर स्टेट के लिए कुछ अलग अलग प्रोसेस जो है भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दी है। ठीक हो गया था। इसके बाद कुछ अलग अलग पॉलिसीज जो इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया के लोगों को पॉवर्टी खत्म करने के लिए चलाई उन्हें कहा जाता है पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम, पॉवर्टी मतलब गरीबी, एलिमिनेशन मतलब होता है दूर भगाना, प्रोग्राम मतलब एक योजना। ऐसी योजना भारत सरकार ने बहुत सारी चलाई है जिनसे गरीबी को दूर भगाया जा सकता है। उसी के अंदर पहली आती है नरेगा। नरेगा का मतलब है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें अलग अलग तरह के प्लान्स एंड पॉलिसीज इंडिया की गवर्नमेंट ने चलाए। पहला प्लान क्या है इसमें, नरेगा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल मतलब देश के जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो रूरल एरियाज के अंदर लोग गरीब हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने का वायदा करती है, गारंटी दी है। और इसका ही नाम 2005 के अंदर बदल करके क्या हो गया था, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्लान। इसके अंदर 100 दिन का वेतन देने की बात की गई थी कि 100 दिन का हम जो है आपको काम गरीबों को जरूर प्रोवाइड कराएंगे लेटर, और 100 दिन का तो काम प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा इस तरह की पॉलिसी को भारत के 200 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलाया गया था। 2008 में फिर जब सर्वे किया गया उसमें बताया गया कि इसके अंदर 1/3 सीट्स जो है जॉब जो है औरतों को भी देनी शुरू कर दी गई थी कि औरतों को भी हम इसमें काम देंगे ताकि उनका भी जो है समाज के साथ हो सके। तो 2008 में इसके बाद आपकी बुक में सेकंड पॉलिसी दी है NFWP, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसे 2004 के अंदर शुरू किया गया था और भारत के अति पिछड़े इलाकों में 150 जो है डिस्ट्रिक्ट जो अति पिछड़े हुए थे उनके अंदर इसको शुरू किया गया। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया ताकि उनको फूड अवेलेबल हो सके। तो अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैं, अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग एरियाज के अंदर बहुत सारे पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम इंडिया की गवर्नमेंट ने चलाए हैं। इसके बाद आता है अपना प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। आपको पढ़ने से पता चलेगा रोजगार मतलब काम देना, एम्प्लॉयमेंट देना। प्रधानमंत्री की तरफ से इस योजना को चलाया गया। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। आप लोगों ने देखा होगा कई बार गांव की जो सड़कें होती है ना उसके बाहर एक बोर्ड लगा रहता है प्रधानमंत्री सड़क योजना, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा इस जो है सड़क को बनवाया गया है। कई बार गड़ोंचे लगते हैं तो वहां पर भी लिखवा दिया जाता है कि इसको
सरकार के द्वारा ये सरकारी कोटे से इसे बनाया गया है। वहाँ पर जो MP MLA होते हैं उनके नाम भी उस बोर्ड के ऊपर लिखे जाते हैं। दिशा के अभियंता जो होता है उसका भी नाम लिखा जाता है। ये सारी की सारी वो पॉलिसीज हैं जो सरकार की तरफ से आती हैं ताकि देश की जो गरीब जनता है या सरकार की जो मंशा है कि लोगों तक पहुंचे पैसा और सरकारी पैसा जो है डेवलपमेंट के कार्यों में लगे ताकि हमारे देश का जो है डेवलपमेंट हो सके। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना, इसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट है अंत्योदय अन्न योजना। इसके अंदर लोगों को अनाज बांटा जा रहा था और इसको 25 दिसंबर 2000 के अंदर जो है शुरू किया गया था, जिसके अंदर फूड ग्रेन्स को 2 रुपए प्रति किलो, मतलब गेहूं को जो है 2 रुपए किलो सस्ता करके और चावल को 3 रुपए किलो सस्ता करके गरीब लोगों को जो है अवेलेबल कराया जा रहा था मार्केट रेट से 2 रुपए और 3 रुपए किलो सस्ता करके। इस पॉलिसी को सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपकी बुक में दिया है यूटी। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, अर्ध केंद्र प्रशासित राज्य, जिसके ऊपर केंद्र सरकार का राज्य होता है। यूटी दादर नागर हवेली के अंदर भी इस तरह की पॉलिसी को चलाया गया। समझ में आ गया? गुरुजी इसकी काम नहीं करती।